नमस्कार, मैं जगदीश शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनी थी, पहले ही दिन से ये बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो सरकार बन रही है ये किस तरीके से चलेगी, क्योंकि तीनों ही पार्टियां तीन दिशाओं में चलने वाले पहियों की तरह से हैं। तो ये जो गाड़ी है, जिसे नाम दिया गया था महाविकास अघाड़ी, वो किस दिशा में जाएगी या एक ही जगह पर घूमती रहेगी। ऐसा लग रहा है ये पार्टियां जो आपस में खींचतान है वो रोज़ नए नए इसमें ड्रामे होते हैं। और अब नई जो खबर है उसके तहत 11 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो कैलाश गोरंट्याल के नेतृत्व में अनशन करने पर अड़े हुए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी कि उस महाविकास अघाड़ी की सरकार के खिलाफ जिसमें उनकी पार्टी के तमाम लोग मंत्री हैं, उसी के खिलाफ वो अनशन की बात कर रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है। ये करीब 3-4 दिन पहले का मामला है। कैलाश गोरंट्याल ने घोषणा की थी कि अगर हमारी पार्टी के शासित जो निकाय हैं उनको सही तरीके से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, जिसका कि अब तक भेदभाव होता आया है। एनसीपी और शिवसेना शासित जो निकाय हैं वहाँ पर अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे इलाकों में पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब हमें इसके लिए अनशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली जाकर इस बात की शिकायत सोनिया गांधी से भी करेंगे, राहुल गांधी से भी करेंगे। दरअसल ये जो 11 विधायक हैं कैलाश गोरंट्याल को लगाकर इनकी मांग ये है कि जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी इस सरकार में ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा मलाईदार मंत्रालय हैं, उसकी वजह से जहाँ जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस के मंत्री भी हैं वो भी अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने दोषी ठहराया कि वो भी उद्धव ठाकरे के इशारों पर नाच रहे हैं। तो वो अपनी बात को कैसे रखें, इसलिए वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए इस बात को अनशन के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहते हैं। इस खबर की भनक जैसे ही शिवसेना को लगी, उसके बाद शिवसेना भी बेचैनी में आ गई। और आज तो शिवसेना में इस बात को लेकर सामना मुखपत्र जो शिवसेना का है उसमें एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया और उसमें नसीहत दी गई कांग्रेसी विधायकों को कि वो एक विपक्ष की तरीके से सरकार के खिलाफ इस तरीके की ड्रामेबाजी न करें। हालांकि ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी जो पार्टी सत्ता में तो होती है, जो सत्ताधारी होती है, वो विपक्षी पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। इसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए। साथ ही संजय राउत ने सामना में उन विधायकों को और उनके जो नेता हैं कैलाश गोरंट्याल, उनको एक चेतावनी दी है कि अगर कोई उन्हें दिक्कत है तो बाला साहब थोराट या पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, नितिन राउत जैसे वरिष्ठ नेताओं से बात करें, अपने पार्टी के प्रभारी से बात करें और वो मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। वैसे तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें शिकायत है, वो जनप्रतिनिधि हैं तो वो अपनी बात सही तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके के ड्रामेबाजी से उन्हें बाज आना चाहिए। ऐसा कहते हुए सामना में कांग्रेस पार्टी पर सवाल भी उठाए गए हैं और ये कहने की कोशिश की गई है कि वो आपके आला कमान में वैसे ही परेशानियां चल रही है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं और आप लोग इस तरीके की बातें करके उनको क्यों परेशानी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ सामना में संजय राउत ने एक और बात लिख दी और ये कहा कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो हो सकता है, क्योंकि इस पूरे महकमे के जो मंत्री हैं वो हैं अजीत पवार, और अजीत पवार से वो इस बात को लेकर बात कर सकते हैं। अजीत पवार को मुख्यमंत्री भी समझा सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पर इस आरोप को अब शिवसेना कांग्रेस से उठाकर एनसीपी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के प्रति ही जवाबदेह नहीं है, तो फिर ये राज्य के प्रति कैसे जवाबदेह होंगे। और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर राज्य की जनता भुगत ही रही है। जैसा कि कोरोना महामारी के काल में जिस तरीके से अक्षमता और तमाम लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से महाराष्ट्र भारत का एपी सेंटर बन गया कोरोना महामारी को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके की अनियमितताएं हुई, तमाम मौतें हुई और मरीजों की संख्या भी देश में सबसे ज़्यादा हो गई। और एक समय तो ऐसा था कि भारत में जितने मरीज थे उसके चौथाई से ज़्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में भी थे। तो ये सारी जो बातें हैं उसी के बीच में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है वो पूरी तरह खुल के सामने आ गई है। कैलाश गोरंट्याल के साथ 10 विधायक हैं जो अनशन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सुनील केदार का एक बड़ा बयान आया है। सुनील केदार ने एक बयान दिया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, कि अगर जो पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक और मिलिंद देवड़ा जो 3 पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उन 23 लोगों के साथ में पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि इनके अलावा 20 लोग और थे,
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे, अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में घूमने नहीं दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अपनी ही पार्टी के लोगों से खुश नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और सुनील केदार का ये कहना कि वो उनको घूमने नहीं देंगे, यानी कि सीधे तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, या तो वो माफ़ी मांगें अन्यथा उनके हाथ पैर तुड़वा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ 11 विधायक सरकार के खिलाफ अनशन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। अगर कांग्रेस के विधायकों को ये शिकायत है कि उनके जो निकाय हैं उनमें पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो निधि है वो पहुंच नहीं रही है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो निकाय हैं, जो पंचायतें हैं, उनमें कांग्रेस के मंत्री या दूसरे जो शहरी विकास मंत्रालय है उनकी तरफ से पैसे को किस तरीके से रोका जा रहा होगा, किस तरीके से भेदभाव हो रहा होगा, ये अपने आप में अब कल्पना करने वाली बात है। क्योंकि अगर कोई सरकार का ही विधायक या सरकार के साथ खड़ा हुआ विधायक, चाहे वो निर्दलीय हो, अगर वो ऐसे आरोप लगाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार सही तरीके से पूरे प्रदेश के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रही है, भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान के अनुसार जो सरकार की तमाम परंपराएं बन गई हैं उसके अनुरूप भी नहीं है। और इसको लेकर जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो सरकार है वो केवल अपने ही इलाकों में अपने चहेते लोगों का फायदा कर रही है, पूरे प्रदेश की जनता को समान रूप से नहीं देख रही है। इस बात को कहकर कांग्रेस के विधायकों ने शिवसेना की सरकार पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर ये 11 विधायक इस बात पर अभी, जैसा कि अभी भी अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अनशन करेंगे और इस मुद्दे को हल करके ही मानेंगे, जिसको कि शिवसेना ने एनसीपी की तरफ उछालने की कोशिश की है। एनसीपी और कांग्रेस में पहले से ही तमाम ऐसी कड़वाहट है कि कांग्रेस को ये लगता है कि एनसीपी ने जो ज़्यादा मलाईदार मंत्रालय थे उनको अपने पास रख लिया, बाकी के बचे हुए मंत्रालय शिवसेना को मिल गए और कांग्रेस को वो मिला जिसको कोई लेना नहीं चाहता था। यानी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को या मंत्रियों को जो कुछ मिला है वो सरकार में सत्ताधारी होने का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कभी मंत्री को बयान देते हैं, कभी विधायक बयान देते हैं, और कभी ये लोग राहुल गांधी से जाकर शिकायत करते हैं, कभी सोनिया से जाकर शिकायत करने की धमकी देते हैं। तो ये सब महाराष्ट्र सरकार के लिए कितना बड़ा संकट लेकर आएगा, इसको आने वाले दिनों में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो पता है कि ये सरकार ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की बातें शिवसेना की तरफ से आती है और उससे पहले एनसीपी की तरफ से जो बात कही गई थी, एनसीपी की नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती हुई देखी गई थी। बाद में फिर से खबर आई थी कि अजीत पवार दोबारा से सुगबुगाहट कर रहे हैं और अजीत पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया था कि सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसके बाद फिर से लिपापोती करने की कोशिश की गई। बाद में कांग्रेस के तमाम विधायकों की शिकायतों का जो एक बयान आ रहा था, शिकायतों को लेकर खबरें आ रही थी, वो भी सामने आई, उसको भी किसी तरह से मैनेज कर लिया गया। तो इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और उद्धव की सरकार कब तक चल पाएगी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से तीनों पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचती रहती हैं, तमाम मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश करती है, एक दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की कोशिश करती है, और उसको लेकर जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया ऊपरी स्तर पर चल रहा है और नीचे के स्तर पर जो सुगबुगाहट है, जो बौखलाहट है या जो छटपटाहट है, वो भी जनता के सामने आ रही है। और जनता के बीच में ये पहले से स्पष्ट है कि ये जो सरकार है वो नैतिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक पार्टी वो है जो दूसरे गठबंधन के तहत इन दो पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़कर आई थी, और दो पार्टियां वो हैं जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में विलेन के रूप में थी, उनको जनता ने नकार दिया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ में सरकार बनाई, वो जनता की नज़र में है। और आज जिस तरीके की शिकायतें कांग्रेस के 11 विधायक कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जनता भी इस सरकार से पूरी तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि विधायक तभी शिकायत करता है जब जनता की शिकायतें उसके पास पहुँचती हैं। और स्थानीय निकायों में अगर सही तरीके से पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार सही तरीके से संविधान के दिए हुए अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ है।
और ऐसी सरकार का बने रहना नैतिक तौर पर उचित नहीं है। लेकिन ये नैतिकता तो पहले ही वो छोड़ चुके हैं और अब जो स्थिति है वो विधानसभा में ही स्पष्ट होगी। अगर ये 11 विधायक अपने साथ कुछ और समर्थन हासिल कर लेते हैं, ये इनकी संख्या 20 से 22 भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कैलाश गोरंट्याल का बयान आया है, शिवसेना की तरफ से हमला बोला गया है कांग्रेस के ऊपर और दूसरी तरफ एक इशारा किया गया है एनसीपी की तरफ, और दूसरी तरफ इन विधायकों के साथ में अभी तक न तो इनके विरोध में और न इन्हें समझाने के लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान आया है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और अगर इनकी विधायकों की संख्या 20 के आसपास हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये सरकार गिराने की स्थिति में भी आ सकते हैं। ये सारे गणित शिवसेना के संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी लगा रहे हैं, ये सारे गणित शरद पवार और अजीत पवार भी लगा रहे होंगे और यही गणित अशोक चव्हाण या नितिन राउत जैसे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बाला साहब थोराट जैसे जो नेता हैं, वो भी लगा रहे होंगे। क्योंकि अब तक जब से ये सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी का मुश्किल से कोई एक आध ही नेता बचा होगा, एक आध विधायक बचा होगा जिसने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी जो सरकार है उसकी बुराई न की होगी, उस पर सवाल न उठाए होंगे। और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी इस सरकार को लेकर जब कोरोना के मामले में सवाल पूछा गया था तो ये तक कह गए थे कि वो सरकार हमारी नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शिवसेना और एनसीपी की है। तो ऐसी सरकार जिसको कोई भी कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम ओन करना नहीं चाहता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, बल्कि उस पर उल्टे सवाल उठाना चाहता है। और शिवसेना ये कहती है कि ये सत्ताधारी है, इसलिए इनको सत्ता के साथ मिलकर चलना चाहिए, इन्हें विपक्षी पार्टी के रूप में अपने रोल को नहीं बदलना चाहिए। विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस केंद्र में है, केंद्र में मोदी की सरकार है, उससे सवाल उठाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर यह सरकार की मलाई खाते रहे, सवाल उठाएंगे तो हम तीनों के लिए नुकसान है। तो ये नुकसान कब तक बचता है, जनता का कब तक इसी तरीके से पिसाई होती है और जनता के नाम पर चुनकर आए हुए ये प्रतिनिधि कब तक बचे रहते हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। जय हिंद, जय भारत।